डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक भारत के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज के क्लास में आधुनिक भारत के सामाजिक इतिहास के क्षेत्र में एक नए टॉपिक्स के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं और टॉपिक है हम लोगों का स्त्री या महिला सुधार आंदोलन। छात्रों, स्वामी विवेकानंद ने अपने जमाने में एक बात कही थी कि जिस समाज में स्त्रियां उपेक्षित होती हैं या स्त्रियों के अधिकार का हनन होता है, वो समाज विकास नहीं कर सकता है। स्वामी विवेकानंद की यह बातें 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कही गई थी, लेकिन यह वाक्य उनका आज भी प्रासंगिक है, आज भी रिलीवेंट है। आज और ज्यादा रिलीवेंट इसलिए है कि उस समय तो औरतों को कुछ अधिकार था ही नहीं। वर्तमान समय में जो अधिकार औरतों को मिला है, उस अधिकार का सही प्रयोग नहीं हो रहा है। सही प्रयोग का अर्थ यह है कि किसी को कोई अधिकार अगर मिलता है तो इससे दूसरे के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे के अधिकार का हनन होता है तो हम कहते हैं कि ये अधिकार पुनः असमानता को जन्म दे रहा है। तो मिले अधिकारों के परिवेश में यह जो नया परिदृश्य उभर करके सामने आया है, इसका वर्णन हम लोग इस क्लास का अंत करने के बाद करेंगे, क्योंकि वो कंटेम्पररी टॉपिक होगा, वो समसामयिक विषय होगा। लेकिन अभी हमारा दायित्व ये है कि जो हमारे सिलेबस में 19वीं और 20वीं शताब्दी के समय में या शताब्दियों में जो महिलाओं के अधिकार के लिए जो काम किए गए हैं इतिहास में, हम लोग उसका अभी पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे और अध्ययनोपरांत ये देखेंगे कि वो जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार का कहीं कोई नकारात्मक असर तो नहीं पड़ा है। क्योंकि इतिहास हमेशा समसामयिक होता है। इतिहास सिर्फ भूत के कहानियों की व्याख्या नहीं है, बल्कि इतिहास एक दर्शन है, जिस दर्शन से हम अपने वर्तमान में सुधार करके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आज का टॉपिक भी यानी महिला सुधार आंदोलन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं छात्रों स्वामी विवेकानंद के उस बात ही से कि किसी समाज में अगर महिला का तिरस्कार किया गया तो उस समाज का विकास संभव नहीं है। हालांकि ये बात सिर्फ महिलाओं पर लागू नहीं होती है, बल्कि समाज का जो भी अंग है, अगर किसी का तिरस्कार किया जाता है तो उस समाज का विकास बाधित हो जाता है। इसको कुछ एक एग्जाम्पल से ऐसे समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से आपका शरीर है, तो शरीर रूपी मशीन के जितने अंग हैं, उन सभी अंगों को विकास का अवसर मिलना चाहिए। विकास का अवसर क्या है कि सभी अंगों को जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, तभी सभी अंग समानुपातिक रूप से विकसित होंगे और एक सुंदर और आकर्षक मनुष्य का दर्शन होगा आपको। लेकिन अगर कोई अंग में समान रूप से उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, तो फिर वो अंग निष्क्रिय हो जाते हैं और आदमी अपाहिज हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए बायोलॉजी के दृष्टिकोण से देखिए, तो मनुष्य जब इस धरती पर पैदा लिया था, तो उसके स्टोमक में अपेंडिसाइटिस एक ऑर्गन्स था, जिसका काम था कि ऐसे जूस का स्रावन करना जो कच्चे खरपतवारों को हजम करता हो। तो शुरू में लोग खरपतवार ही खाते थे, तो इसलिए वो एक्टिव था। लेकिन फिर जाकर के भोजन पका करके खाया जाने लगा तो वो इनएक्टिव हो गया और नतीजा के तौर पर आज वो बीमारी के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से छात्रों, यदि मस्तिष्क का आप अपना प्रयोग नहीं कीजिएगा तो मस्तिष्क भी निष्क्रिय हो जाएगा। तो
या फिर पोषकता के आधार पर हर ऑर्गन के लिए प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व चाहिए। अगर वो नहीं दीजिएगा तो वो ऑर्गन जो है वो कमजोर हो जाएगा और आप रोग के शिकार हो जाएंगे। तो हमारा जो परिवार है वो परिवार को भी आप एक अगर जीवित शरीर मानिए तो उसका अर्थ हुआ कि उस परिवार में जितने लोग रह रहे हैं उन सभी का रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। यानी बूढ़े का भी, जवान का भी, बच्चे का भी, स्त्री का भी, पुरुष का भी, तभी वो परिवार एक मजबूत परिवार के रूप में उभर कर सामने आएगा। छात्रों, परिवार से ही समाज बनता है। तो समाज में जो भी लोग रह रहे हैं, पुरुष स्त्री का विभेद तो है ही है, विजातीय विभेद भी है, परजातीय विभेद भी है, धार्मिक विभेद भी है। तो किसी भी विभेद पे डिस्क्रिमिनेशंस नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी भी वर्ग का डिस्क्रिमिनेशंस किया जाता है, उसको उपेक्षित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो पूरा समाज जो है वो अपाहिज हो जाएगा। तो यहां चूंकि हमारा उद्देश्य महिलाओं से संबंधित है तो हम उसी पे फोकस करेंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि डिप्राइव्ड क्लास सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, हमारे समाज में अनुसूचित जाति भी हैं, अनुसूचित जनजातियां भी हैं। लेकिन यहां अध्ययन का विषय हम लोग का कौन होगा? सिर्फ महिला। हम ये बात इसलिए कह दे रहे हैं कि कहीं ऐसा ना समझिए कि हमारे समाज में सिर्फ महिलाएं ही डिप्राइव है। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो भारतीय इतिहास में जो घटना घटा, उसमें एक महत्वपूर्ण घटना था कि महिलाओं के प्रति जो असमानता बढ़ती जा रही थी, जो तिरस्कार बढ़ती जा रही थी, और उससे हमारे समाज में जो कुप्रभाव पड़ रहा था, उसके प्रभाव स्वरूप कुछ लोग सामने आते हैं और महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं, महिलाओं के असमानता को दूर करने की बात करते हैं। इन्हीं तथ्यों को हम लोगों को आज की क्लास में अध्ययन करना है। अब देखिए, ये तो सिर्फ हमने विवेकानंद से संबंधित जो बातें थी उसकी हमने व्याख्या की। अब बिंदुवार हम एक इंट्रोडक्टरी बात करने जा रहे हैं। उसमें दूसरी बात यह है कि देखिए कि एक विडंबनापूर्ण बात है, ताज्जुब खेज चीज है कि स्त्री को हम किस किस रूप में देखते हैं। तो स्त्री को मां के रूप में देखते हैं, स्त्री को बहन के रूप में देखते हैं, स्त्री को पत्नी के रूप में देखते हैं। और ये तीनों रूपों में जो हम स्त्री को देखते हैं, तो ये तीनों रूप में सम्मान झलकता है। यानी हम उसको सम्मानित करते हैं, मां को सम्मानित करते हैं, बहन को सम्मानित करते हैं, पत्नी को सम्मानित करते हैं। एक ही स्त्री है जो हर प्रत्येक स्त्री को 3 भूमिकाओं में काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। उसको किसी का पत्नी भी बनना पड़ेगा, वही स्त्री किसी पुत्र की मां भी बन जाएगी, वही स्त्री किसी पुरुष की बहन भी बन जाएगी। तो ये तीनों रिलेशंस जो है ना, ये मुख्य रिलेशंस है। इसके अलावा और भी उप संबंध है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये तीनों का तीनों सम्मानित हैं। परंतु आप गौर से देखिए, विडंबनापूर्ण बात इसलिए है कि ये तीनों रिलेशन में सम्मान के साथ साथ इनके साथ निर्योग्यता भी लाद दी जाती है, असमानता भी लाद दी जाती है। कैसे? तो मां के रूप में है तो सम्मान तो आप दे रहे हैं उसको, लेकिन अधिकार की बात आती है। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो नियमतः आपको अपने मां को पैसा ला के देना चाहिए, लेकिन जब आप नौकरी करने लगे तो पैसा देना तो बात दूर हो गया, आप हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। तू का कर में पैसा लेकर के, तोरा जो जरूरत हो बोल, हम ला दे हो। तो ये कहना उसके अधिकार को छीनना है, क्योंकि उसके पास जब पैसा था और आपको जरूरत पड़ता था तो वो तो ये नहीं बोलती थी। या और भी बहुत सारी चीजें, उसकी भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। तो तू बुढ़ा गए तो ये सब काहे ला पहन में, आप ले फटल पुराना पहन,
थोड़ा तो घर में रह ला। उसको घूमने का मन कर रहा है तो आप नहीं घुमा रहे हैं। ये सब दैनंदिन अधिकारों को छीनने का एग्जाम्पल है। जब वो बहन बन रही है तो नहीं, भाई को ज्यादा खाना मिलना चाहिए क्योंकि वो लड़ेगा, बाहर में जाके काम करेगा। और उसके साथ ये असमानता उसका भाई नहीं कर रहा है बल्कि उसकी मां कर रही है। जो स्त्री एक खुद है वो एक दूसरे स्त्री का शोषण कर रही है। दिक्कत यहां इस बात का है। फिर कोई स्त्री अगर विधवा हो गई तो आप साहब दूसरी शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर का संबंध था, पति नहीं है तो आपका शरीर कोई दूसरा पुरुष छू ले, ये उस पति का अपमान है। अब शादी आज हुई, कल पति मर गया तो पूरा जवानी जो है उसकी बेकार। जबकि फिजियोलॉजी कहता है कि इस प्रकार की स्त्री बिना कोई पुरुष के रह ही नहीं सकती है। तो एक प्रकार से उसको जीवन जीने का जो अधिकार था उससे आपने वंचित कर दिया। रख रहे हैं आप, सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन सम्मानित करने के साथ साथ उसके साथ बहुत सारी निर्योग्यताएं और असमानताएं लाद दी गई। तो ये जो निर्योग्यताएं असमानताएं लादी गई, इससे उसका विकास बाधित हो गया। अब स्त्री की आबादी 50% है। अगर 50% व्यक्ति को आप अपाहिज बना दिया तो फिर आपका समाज स्वस्थ समाज कैसे बन सकता है? इसीलिए सम्मान के साथ जो निर्योग्यताएं और असमानताएं लादी गई वो हमारे समाज के विकास को बाधित कर रही है। अब देखिए तीसरा बिंदु इंट्रोडक्शन में क्या समझना है आपको कि इस चीज से, यानी स्त्री के साथ निर्योग्यता और असमानता से हिंदू समाज ज्यादा प्रभावित था। इस्लामी समाज या मुस्लिम समाज में ये चीजें नहीं थी कि स्त्रियों पर निर्योग्यताएं लाद दी जाती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुस्लिम समाज में स्त्रियों को भी जो उस समय की शिक्षा की व्यवस्था थी, कुरान हदीस फिक़ह, तो वो हासिल करती थी। अगर उनका पति मर गया तो उनको पूरा अधिकार था कि दूसरे से शादी कर सकती थी। तो जो सामाजिक क्रियाकलाप थे उस क्रियाकलाप में उन पर कोई निर्योग्यताएं नहीं थी। पर्दे का प्रथा था। अगर इसको निर्योग्यता आप मानते हैं तो इस प्रकार की निर्योग्यताएं थी, लेकिन जहां पर अधिकार की बात थी वो नहीं थी। लेकिन भारतीय मुस्लिम महिला समाज भी उन निर्योग्यताओं और असमानताओं से प्रभावित हो गया जो हिंदू समाज के महिलाएं और निर्योग्यताएं से हिंदू समाज की महिलाएं जिन निर्योग्यताएं और असमानताओं से प्रभावित थी। और इसके पीछे मूलभूत कारण क्या था कि ये जो मुस्लिम महिलाएं थी कोई बाहर से थोड़ी आई थी। ये तो वही थी जो कुछ समय पहले तक हिंदू महिला थी, बाद में मुस्लिम महिला बन गई। तो संस्कृति का प्रभाव उनके ऊपर तो पूर्वत बना हुआ था। इसलिए इस परिवेश में हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाएं जो थी वो निर्योग्यताएं की शिकार थी। क्लियर? अब देखिए किस प्रकार का जो शिकार थी ये दोनों महिलाएं, तो उसको सुधारने का प्रयास 19वीं सदी में हुआ। किस प्रकार से हुआ? तो सती प्रथा के परिवेश में हुआ, बाल हत्या के परिवेश में हुआ, विधवा विवाह पर प्रतिबंध के परिवेश में हुआ और बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध हुआ। और इसके लिए बहुत सारे समाज सुधारकों ने आंदोलन चलाए, लेकिन उन्हें आंशिक सफलता मिली, पूर्ण सफलता नहीं मिली। यानी जिन लोगों ने, समाज सुधारकों ने प्रयास किए, उन समाज सुधारकों को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, आंशिक सफलता मिली। आंशिक सफलता का अर्थ यह हुआ कि कुछ चीज समाप्त हो गई। उसमें इतनी सारी बुराइयां थी, सती प्रथा आप मान के चले कि पूरा का पूरा खत्म हो गया। लेकिन विधवा विवाह के कानून बन जाने के बावजूद भी क्या विधवा विवाह पूरी तरीके से खत्म हुआ? यानी विधवाओं को अधिकार मिला? तो आप देखेंगे नहीं मिला।
या इस बच्चियों के साथ जो असमानताएं परिवार में की जाया करती थी उसके खिलाफ भी आंदोलन चला। तो क्या वास्तव में जो परिवार में बच्चियां पैदा होती हैं उनके साथ भेदभाव या असमानता पूरी तरीके से खत्म हुआ? तो देखिए कि नहीं, अभी भी खत्म नहीं हुआ। अभी पारंपरिकता के कुछ अंश बचे हुए हैं और जितना अशिक्षित समाज है उसमें तो ज्यादा बचा हुआ है। अगर कुछ शिक्षित है, बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, तो उसमें ये सब निरुक्ताएं स्त्रियों पर समाप्त हो गई। बल्कि कुछ शिक्षित परिवार में तो स्त्रियां ही ज्यादा प्रभावशाली हो गई। अब वो पुरुषों के अधिकारों का हनन कर रही है। कितनी खूबसूरत बात। इस पर हम लोग बाद में चल करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो पारंपरिकता में समसामयिकता को शामिल किया जाता है। तो इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, चाहे किसी भी लिंग से हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। हमारा तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खाही दोस्त या दुश्मन का घर मिले। हम लोग जो पढ़ते हैं वो ये नहीं कि हमको कौन अच्छा लग रहा है कौन बुरा लग रहा है, हम इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि कौन चीज हमें पढ़ना जरूरी है। तो इसका ख्याल रखिए, बुरा भला का यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये छात्रों, ये जो ब्लैक रंग का इतना लिखा हुआ है, ये आपका एक पैराग्राफ हुआ और ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन हुआ आपके किस टॉपिक का? तो महिला सुधार आंदोलन का, ह्यूमन रिफॉर्म्स मूवमेंट का। इसमें सेकंड पैराग्राफ आप जो शुरू करेंगे उसमें एक विशेष चीज है कि महिलाओं पर जो सुधार हुए तो उसमें कुछ रिसर्चर ने रिसर्च किया। रिसर्च किस बात का किए वो समझने की जरूरत है कि महिला में ब्रिटिश पीरियड में भारतीयों ने भी प्रयास किए, भारतीय समाज सुधारकों ने, साथ ही साथ अंग्रेजों ने भी उसका साथ दिया। महिलाओं के उत्थान के लिए अंग्रेज और भारतीय दोनों समान विचार रख रहे थे। तो ऐसी ही स्थिति में महिलाओं के साथ जो असमानता थी वो तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाना चाहिए था। क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो इसी विषय पर शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है कि क्यों नहीं हुआ है। आपको इसको जानना पड़ेगा। तो 3 नाम जो है वो आपको लेते हैं। उसमें पहला नाम है मेरेडिथ बॉर्थविक का। कौन? मेरेडिथ बॉर्थविक। 3 बार बोलिए। मेरेडिथ बॉर्थविक। हाँ, मेरेडिथ बॉर्थविक। हाँ, मेरेडिथ मेरेडिथ बॉर्थविक। बॉर्थविक इसीलिए बोलते हैं, कम से कम प्रोनाउंसिएशन सही होगा तब ना आप लिख पाइएगा, याद होगा आपको। असल टेक्निक पढ़ने का समझिए, जहां पर शब्द आपको कठिन लगे तो उसको 5-10 बार दोहरा लिया कीजिए ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाए, बल्कि लिख लिया कीजिए। इसलिए कि उसमें जो बातें कही हैं वो अगर उसका नाम ही याद नहीं रहेगा तो उसकी बातें कहां से याद रहेंगी? मनोविज्ञान समझिए आप। तो इसलिए पहले उस कठिन शब्द को आप 10 बार बोल करके 10 बार लिख करके अपना बना लीजिए, तो उसकी कही हुई बातें भी आपकी अपनी हो जाएंगी। कितनी खूबसूरत बात। तो मेरेडिथ बॉर्थविक ने बंगाली भद्र महिला पर रिसर्च किया। भद्र महिला का यहां पर अर्थ किया हुआ नोबल लेडीज, यानी बड़े घरानों की, ऊंची जातियों की। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या रिसर्च किया कि ऐसी महिलाओं को भौतिक स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ कि वस्तुओं के प्रयोग करने की आजादी। जैसे पुरुष गाड़ी चला रहे हैं तो महिला भी गाड़ी चलाएंगी, हैं? पुरुष अलग कमरे में रह रहे हैं तो महिला भी अलग कमरे में रहेंगी। पुरुष बाहर में जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं तो महिला भी बाहर में जाके मार्केटिंग करेगी। ये सारी चीजें जो हैं, या पुरुष शिक्षा ले रहे हैं तो महिला भी शिक्षा लेगी। तो ये तो सामाजिक हो गया, लेकिन इसके पहले वाला सब भौतिक स्वतंत्रता हो गई। शिक्षा, बाहरी कार्यों की स्वतंत्रता, ये सब जब दिया गया ना नोबल लेडीज ऑफ बंगाल पर, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा कि पुरुष के अधिकार छीने जाने लगे। अब उस समय बंगाली समाज ऐसा था कि भारत में सबसे पहले बंगाली समाज ने अपने महिलाओं को अधिकार दिया। अधिकार दिया तो
देखने में ये आया कि पुरुषों के अधिकार का हनन होने लगा। पुरुषों के अधिकार का हनन का अर्थ क्या हुआ कि समाज के चलाने के लिए जो ताना बाना बनता है उसमें सामान्य परिपाटी यह है कि पुरुष श्रमसाध्य काम को करेंगे, बाहर के काम को करेंगे, महिलाएं जो है अपने घर के काम को करेंगी और इससे समाज का संतुलन या परिवार का संतुलन जो है वो बना रहेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि महिला आगे चल रही है और पुरुष उसका बैग और झोला लेके पीछे से चल रहा है। तो ये समाज में ये जो परिवर्तन आया, तो ये परिवर्तन में आप महिला को अधिकार नहीं दे रहे हैं। महिला के अधीन पुरुष को कर दे रहे हैं, उसको श्रेष्ठ मान रहे हैं। उसकी श्रेष्ठता बढ़ गई, तो इससे किसी दूसरे का अधिकार हनन हुआ। तो ये जो प्रभाव हुआ, ये प्रभाव बंगाल में आज भी आपको देखने का मिलेगा। कलकत्ता में इन जगहों पे जाइएगा तो स्त्रियां ही पुरुष के अधिकार की हननकर्ता के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगी। तो अधिकार देने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे का अधिकार सीमित हो जाए। आपको उतना ही अधिकार के आप अधिकारी हैं जितना से आपका विकास संभव हो। जितना अधिकार से दूसरे का अधिकार हनित होता हो तो वहां पर आपका अधिकार बाधित है। और भी बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत सोशल एविल ने जन्म ले लिया, सामाजिक बुराइयों ने जन्म ले लिया, जिससे परिवार टूटा या समाज में टूटन हुई। तो मेरेडिथ बॉर्थविक ने ये एक बहुत बड़ा रिसर्च किया। दूसरा मधु किश्वर ने पंजाब के क्षेत्र में किया। एक्चुअली में पंजाब में आर्य समाजी बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे और आर्य समाज भी शिक्षा पर काम कर रहा था, स्त्रियों पर काम कर रहा था। तो मधु किश्वर ने पंजाब के आर्य समाजियों के द्वारा जो स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किए जा रहे थे उसके डेटा के आधार पर जो रिसर्च किया, उसमें जो तथ्य उभर करके सामने आया कि सामाजिक सुधार जो उसके द्वारा किया गया, जो सोशल रिफॉर्म पंजाब में स्त्रियों के लिए किया गया, यानी समाज में उसको ऊंचा स्थान देना, तो उससे उसके शोषण को नहीं रोका गया। और मधु किश्वर ने कहा कि सिर्फ सामाजिक अधिकार देने से स्त्रियों की उन्नति नहीं हो सकती है जब तक उनको आर्थिक अधिकार नहीं दिया जाए। तो इस प्रकार से आर्थिक अधिकार जब मिलेगा तभी उनका सामाजिक अधिकार मजबूत होगा। दूसरे शब्दों में आप सिर्फ बोलते रहिए कि हाँ आपको सब बहुत सम्मान करते हैं, ऊंचा स्थान देते हैं, आपके पॉकेट में पैसे नहीं तो आपका कोई वैल्यू है? तो स्त्रियों के साथ पंजाब में यही हुआ। सामाजिक निर्योग्यताएं तो समाप्त कर दी गई, लेकिन जो उनको आर्थिक अधिकार नहीं दिया गया, इससे उनके शोषण में कोई कमी नहीं आई। तो रिसर्च ने एक नई चीज साबित कर दी कि अगर स्त्रियों का उत्थान करना है तो उसको सामाजिक अधिकार के साथ साथ आर्थिक अधिकार भी देना पड़ेगा, अन्यथा उसको उसका अधिकार देना बेमानी साबित होगा। क्लियर? तीसरे व्यक्ति है सुमित सरकार। ये वामपंथी इतिहासकार हैं। इन्होंने बंगाल में जो है वो रिसर्च किया और एक नई चीज उभार करके सामने लाई कि महिलाओं के अधिकार को देने का जितना भी प्रयत्न किया गया या महिलाओं के अधिकार देने के लिए जितने भी आंदोलन चलाए गए, वे सभी के सभी आंदोलन पुरुषों के द्वारा चलाए गए। महिलाओं ने अपने अधिकार पाने के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया। तो जब तक कोई व्यक्ति अपने अधिकार को चलाने के लिए सचेत नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, तब तक उसको अधिकार नहीं मिलेगा। तो महिलाओं के ऊपर जितना निर्योग्यताएं लादी गई वो सिर्फ इसलिए लादी गई, सुमित सरकार कहते हैं, कि उन्होंने अपने अधिकार को पाने का प्रयास ही नहीं किया। तो अगर महिलाएं अपने अधिकार को पाने का प्रयास नहीं करेंगी तो फिर उनको कोई अधिकार देगा भी नहीं। ये एक सामान्य सा नियम है। तो इस प्रकार से मेरेडिथ बॉर्थविक, मधु किश्वर और सुमित सरकार ने अपने अपने दृष्टिकोण से 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो महिलाओं के उत्थान के लिए आंदोलन चलाए
उन आंदोलनों का विश्लेषण अपने अपने ढंग से इस प्रकार से किया है। तो ये तो खैर इतिहास लेखन हुआ, हिस्टोग्राफी हुआ महिला सुधार आंदोलन के परिवेश में। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि 19वीं या 20वीं शताब्दी में महिलाओं के सुधार के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। तो इसमें पढ़ाने से पहले आरंभ में ही हम बता दें आपको कि महिलाओं के लिए सुधार के प्रयास महिलाओं ने नहीं किया, इसकी शुरुआत पुरुषों ने की महिलाओं में सुधार के लिए। और 19वीं शताब्दी में तो पूरी तरीके से पुरुष ही सक्रिय रहे। 20वीं शताब्दी में कुछ महिलाएं नेतृत्व उभर करके सामने आई जिन्होंने महिला सुधार आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में महिला सुधार आंदोलन का आरंभ पुरुषों ने किया। अब क्या काम किया? तो जो निर्योग्यताएं थी उसके समापन के लिए काम किया गया। जो उन पर असमानताएं लाद दी गई थी उन असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो उसमें सबसे पहला है छात्रों सती प्रथा। ठीक है, देखिए सती प्रथा पढ़ाने से पहले एक भ्रम को हम स्पष्ट करना चाहते हैं। एक शब्द आपको मिलेगा सती प्रथा और दूसरा मिलेगा जौहर। जौहर का नाम सुना है आपने? यस। एक है सती प्रथा और दूसरा है जौहर। दोनों में स्त्रियां को चिता पर लेटकर मर जाना पड़ता था। चाहे जौहर कहिए या चाहे सती प्रथा कहिए, अगर किसी स्त्री का पति मर गया हो तो उसकी चिता जो सजती थी उस पत्नी को जीवित अवस्था में उस अपने पति के चिता पर बैठ जाना पड़ता था। ठीक है, तो फिर एक ही शब्द रहता। एक ही प्रक्रिया के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्या दोनों का विचार अलग अलग था या फिर भाषा के आधार पर दोनों दो शब्द हैं? आपका क्या विचार है इसमें? बोलिए सोनू जी। क्या सती प्रथा और जौहर व्रत एक ही है या दोनों में कुछ अंतर है? सती प्रथा में जौहर सारे लोग नहीं करते थे। अच्छा, जौहर में सामूहिक रूप से जो आत्मदाह करते थे वो होता था। और सती प्रथा जो अपने पति के लिए अकेले आत्मदाह करती थी। देखिए आपने जो जवाब दिया उसको अधूरा जवाब कहा जा सकता है। हम आपको बोल रहे थे कि देखिए अभी जो आपने व्याख्या की वो उचित नहीं कहा जा सकता है, एकांगी कहा जा सकता है। सती और जौहर दोनों में स्त्रियां मरती थीं और दोनों में स्त्रियां पति के लिए ही मरती थीं, लेकिन दोनों में अंतर था कि जौहर राजपूत समाज में प्रचलित था और सती जो है राजपूत छोड़ के बाकी सभी समाजों में प्रचलित था। ठीक है, सती में पति के चिता पर ही उसी समय लेटना अनिवार्य था, लेकिन जौहर में कभी कभी ऐसा भी होता था अगर पति का लाश चला है और चिता लगी तब तो बैठी, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि समाचार मिल गया कि मेरा पति युद्ध क्षेत्र में मारा गया, तो उसकी पत्नी जो है चिता सजा के बैठ जाती थी। राजपूत समाज की पत्नियां, और जौहर इसको कहलाता था। कभी कभी यह कि सामूहिक रूप से भी स्त्रियां बैठ जाती थी चिता लगा करके। कभी कभी ऐसा भी होता था कि सभी मर गए और दुश्मन ने आक्रमण कर दिया तो अपने सतीत्व के रक्षा के लिए वो सती हो जाती थी, जिसको जौहर कहा जाता था। तो ये डिफरेंस है सती और जौहर में। तो खैर जो भी डिफरेंस हो, लेकिन एक बात तो समान है कि स्त्री को ही अपने सती के मृत्यु के बाद अपने जीवन लीला को चिता पर बैठकर समाप्त कर लेना पड़ता था। तो ये एक कुप्रथा थी, ये गलत प्रथा थी और एक जमाने से चली। इसका अगर प्रथम साहित्यिक साक्ष्य पूछिएगा तो महाभारत में मिलता है
और अगर पुरातात्विक साक्ष्य पूछिएगा तो कुमार गुप्त के समय में भानुगुप्त उसका सेनापति था, तो उसके पति के उसकी पत्नी के सती होने का अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो मिलता है और उस समय से चला रहा था। जब 19वीं शताब्दी का समय आया तो दो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, एक राजा राम मोहन राय और दूसरा विलियम बेंटिक, सर विलियम बेंटिक। सर विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और ये 1828 से लेकर 1835 तक गवर्नर जनरल थे। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इनको हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं कि नव भारत का तारा कहा जाता है, भारतीय समाज सुधार का जनक कहा जाता है, भारतीय समाज सुधार का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारतीय समाज में सुधार करने का प्रयास किया था। इनके साथ एक घटना घटी थी कि इनकी भाभी थी, अपने भाभी अभी छोटे थे तो उसी समय इनकी भाभी इनके भाई की मृत्यु हुई थी और इनके अपने भाभी को जीवित अवस्था में मरते हुए देखा था, इन्हीं चिता पर बैठ कर। तो सती प्रथा के खिलाफ एक नफरत थी इनके दिल में। तो जब इनका प्रभाव बढ़ा, एक बड़े समाज सुधारक के रूप में अवतरित हुए, तब इन्होंने सबसे पहला जो सुधार करना चाहा वो इसमें तो संवाद कौमुदी जो इनका समाचार पत्र था उसके माध्यम से इन्होंने इसके बारे में प्रचार करना सबसे पहले शुरू किया। उपनिषद और वेदों के माध्यम से यह साबित किया कि कहीं से भी सनातन धर्म में सती प्रथा की कोई परंपरा नहीं रही है। तो इस तरीके से भद्र समाज में एक सामाजिक माहौल बनाया और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक को आवेदन दिया कि आप जो है वो इसको खत्म कीजिए, चूंकि सत्ता आपके पास है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भी एक सुधारवादी और उदारवादी गवर्नर जनरल था। भारतीयों का शोषक तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मानववाद का समर्थक था, तो उसको भी बहुत बुरा लगा। और ऐसी परिस्थिति में राजा राम मोहन राय के से उत्प्रेरणा प्राप्त कर विलियम बेंटिक ने जो है 1829 में 17वें अधिनियम के माध्यम से सती प्रथा को एक क्राइम घोषित कर दिया, एक अपराध घोषित कर दिया और पूरे बंगाल में 1829 में लागू कर दिया। और यह भी कहा उस 17वें अधिनियम में कि इसे हत्या के रूप में दर्ज किया जाए, यानी जिस प्रकार से हत्या का दंड है उसी प्रकार का दंड जो है वो सती करवाने के लिए दिया जाएगा। यानी आप सती के लिए प्रमोट कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप हत्या कर रहे हैं किसी का। तो 1829 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। ठीक है, 1829 में कहा तो बंगाल में लागू किया गया और 30 में इसे मद्रास और बंबई दोनों प्रेसिडेंसियों में लागू किया गया सती प्रथा को। क्लियर। दूसरा था बालिका हत्या। बालिका को एक बोझ समझा जाता था। बोझ समझने के पीछे दो आधार थे। एक आधार तो यह था कि ये हमारे घर में रहेगी नहीं और जब शादी करके जाएगी तो पूरा धन लेके चली जाएगी जो हम कमा के रखे रहेंगे। और दूसरा आधार यह था कि ये बाहर का काम जैसे खेती वाला काम, ये युद्ध वाला काम ये करेगी नहीं, तो परिवार के लिए एक बोझ के समान है, यानी परिवार को कुछ देगी नहीं लेकिन परिवार का बहुत कुछ ले लेगी। इससे कोई लाभ नहीं है, सिर्फ हानि ही हानि है। हालांकि विचार गलत था लेकिन ऊपरी तौर पर लोगों ने इसी को सही समझा और इतना जड़ विचार हो गया ये कि बालिका पैदा होती थी तो उनको जीवित जी मार दिया जाता था। ये तो हाल फिलहाल तक रहा, इसीलिए तो अब हमारी सरकार ने अबॉर्शन को जो है अवैध घोषित कर दिया। या फिर फ्यूटस के चेकअप को कि स्त्री है या पुरुष बच्चा है इसको इलीगल घोषित कर दिया, तो इसलिए मार दिया जाता था। तो ऐसी परिस्थिति में जो समाज सुधारक थे और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लोग भी थे या गवर्नर भी विभिन्न स्टेट्स के थे, उनको बड़ा खराब लगा ये चीज और अपने स्तर से ब्रिटिश सरकार ने अपने क्षेत्र में भी
और हर रेजिडेंटों को, रेजिडेंट समझ रहे हैं ना, जो देसी रियासतें थी, जहां राजा अंग्रेज नहीं थे बल्कि राजा भारत के थे, तो सबसे पहले उनको अपने रेजिडेंटों को कहा कि जहां जहां तुम हो उन जगहों पे बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाओ। राजा प्रमोट नहीं करे बालिका हत्या को, क्योंकि राजपूत समाज में यह ज्यादा प्रचलित था। और फिर एलनबरो का समय आया तो उसने सारे भारत में जो है वो बालिका वध को जो है पूरी तरीके से निषिद्ध कर दिया कि कोई बालिका की हत्या नहीं करेगा। लेकिन ये एक ऐसा प्रयास था जिसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, और आज भी अशिक्षित समाज में ये चीज पाया जा रहा है। अगर पुरुष माने लड़का पैदा हो रहा है तो बड़ी खुशी की बात है, लड़की पैदा हुई तो लोग रोने लगते हैं। और इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स में जहां ये विचारधारा ज्यादा प्रबल है वहां सेक्स रेशियो बहुत असमान है। जैसे हरियाणा में 848 सेक्स रेशियो है। अब सोचिए कि हरियाणा का कुछ गांव ऐसा है जहां 60 साल का जवान आपको मिलेगा और शादी नहीं हुई है, और वहां बोला जाता है वहां 60 साल का जवान, क्योंकि विवाह ही नहीं हुआ है उसका, और विवाह होने की कोई संभावना भी नहीं है। और कितने 80 साल के जवान की चिता पर लेट करके मर गए, खत्म हो गया उनका जीवन लीला। तो ये क्यों हुआ? बिना हाड़ में हल्दी लगे हुए बहुत सारे लोग चिता पर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, मर जाते हैं, ये जीवन लीला उनकी समाप्त हो जाती है। ये क्यों? क्योंकि उनकी अपनी नीति है। क्योंकि स्त्री फ्यूटस को उन लोगों ने मार दिया, जो बच्ची पैदा हुई उसको जीवित रहने नहीं दिया। तो नतीजा है कि सेक्स रेशियो घट गया, और सेक्स रेशियो जब घट जाएगा तो आपकी जनसंख्या नकारात्मक चली जाएगी, और फिर बहुत सारी बुराइयां जन्म ले लेंगी। इन सभी स्टेट्स में से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में बलात्कार की घटना ज्यादा होने के पीछे मूलभूत कारण यह भी है कि आपने फ्यूटस को मार दिया। अब लोगों की शादी नहीं हो रही तो बुराइयों की तरफ बढ़ रहे हैं वो। तो ये समस्या जो ब्रिटिश पीरियड में था उसके हल करने का जो प्रयास किया गया, उस प्रयास में बहुत सफलता नहीं मिली, आंशिक सफलता मिली, सिर्फ कागजी तौर पर सफलता मिली हमें, वैवाहिक रूप से नहीं। तीसरा, विधवा विवाह। ठीक है, विधवा विवाह में हमें आंशिक सफलता कुछ मिली, और इसके लिए जिन लोगों ने प्रयास किया उसमें पहला नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लेखनी के माध्यम से भी प्रचार किया और इस बात को साबित किया, एक जनमानस तैयार किया कि देखो वैदिक या सनातनी टेक्स्ट में, ग्रंथों में विधवाओं पर जो वर्तमान नियोक्ताएं हैं इसका कहीं वर्णन नहीं है, बल्कि विधवाओं को शादी करने की इजाजत है। तुम लोग जो विधवाओं पर नियोक्ता ला दियो कि दोबारा शादी नहीं कर सकती, गलत है। तो समाज में एक जागरण पैदा किया, और साथ ही साथ 1000 लोगों से पत्र लिखवाया। इस पत्र को किसे दिया? डलहौजी को। डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, और इसका पीरियड 1848 से लेकर के 1855 ईस्वी तक था, 56 ईस्वी तक, सॉरी। तो इसको दिया, लेकिन जब दिया तो उसके बाद फौरन 1856 में ये लेटर दिया गया, चिट्ठी दी गई ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, और जब दी गई तो उस पर निर्णय लेता इसके पहले ही कौन आ गया? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने खत्म किया किसको? विधवा विवाह पर जो प्रतिबंध था उसको। इसने लॉ बना दिया कि अब विधवा की शादी करना वैध है। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है और लोग गलत करते हैं, और उसको ऐसे आप समझ लीजिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निवेदन किया था विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए लॉर्ड डलहौजी से, लेकिन डलहौजी ने इसके पक्ष में कानून नहीं बनाया। कानून किसने बनाया? तो इसके बाद के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने। तो ये थोड़ा अंतर है, इस अंतर को हमेशा मस्तिष्क में रखिए, क्लास में आप समझ लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा।
अब देखिए कि कैनिंग ने जो लॉ बनाया विधवा पुनर्विवाह कानून, तो इसमें एक बहुत अच्छा चीज जोड़ दिया। वो जानता था कि हिंदू समाज जो है अगर इसको नहीं जोड़ेंगे तो उससे उत्पन्न पुत्र को वो अधिकार नहीं देगा। इसलिए बाजाबता तौर पे कि विधवा से जो लोग शादी करेगा और उससे जो उत्पन्न पुत्र होगा वो वैध माना जाएगा और उसको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो उसके पूर्व पुत्र को मिल रहा था। ऐसे विधवा मान लिया उसका बच्चा होगा तो जो नई शादी होगी उससे भी बच्चा होगा, तो ये डर था कि उस बच्चे को अधिकार नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। तो ये इस एक्ट में प्रोविजन था कि नहीं, विधवा की दूसरी शादी से जो उत्पन्न पुत्र होगा उसे उस पुत्र को भी वैध माना जाएगा और उसे भी वो सारे अधिकार मिलेंगे। तो इससे प्रोत्साहित होकर के जो है वो बहुत सारे समाज सुधारकों ने विधवाओं से शादी की, विधवा आश्रम खोले गए। उन विधवा आश्रम में उनको नर्स की ट्रेनिंग दी गई, डॉक्टर की ट्रेनिंग दी गई, शिक्षिका की ट्रेनिंग दी गई, नहीं पढ़ाया गया ये सब चीजें, और उनको नियुक्त किया गया ताकि वो स्वावलंबी बने। और स्वावलंबी बनने के बाद कोई भी पुरुष उससे विवाह कर सकता था। लेकिन इतने समाज सुधार के प्रयास के बावजूद भी ये क्षेत्र भी जो है आंशिक रूप से सफल हुआ। आज भी विधवा पर ये विवाह न करने के नियोक्ताएं लाद दी गई। बहुत कम विधवाएं ऐसी हैं जो अपने आप को पुनः शादी करने में सफल होती हैं। अगर जवान विधवा हो गई तब तो सफल हो भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा एज हो गया, 35-40 तक पहुंच गई है, तो उनसे तो फिर कोई शादी नहीं करता है। वो चाहती भी है तो कोई विवाह नहीं करता है। तो इसलिए विधवा विवाह के परिवेश में भी हमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, आंशिक सफलता ही मिली थी। ठीक है, अब 5वां सेक्शन बाल विवाह। हमारे यहां क्या था, आप अभी वर्तमान समय में फेसबुक पे बहुत सारा इस तरह का डिबेट या उलुल जुलुल का बहस देखते रहते हैं, तो उस पर हम बहस नहीं करना चाहते हैं। हम टॉपिकली सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में बाल विवाह प्रचलित था और 19वीं शताब्दी तक प्रचलित था। क्लियर? जो भद्र समाज था, यानी ऊंची जाति के लोग थे, उससे ज्यादा, उसमें तो कम था, उसमें भी था, लेकिन अधिकांश जो ज्यादा प्रभावित थे वो अभद्र समाज के लोग थे, यानी जो अशिक्षित थे, निचले तबके के लोग थे। अब इसका परिवेश क्या था, क्यों बच्चे में ही शादी हो जाती थी? तो इसके लिए परिस्थितियां जिम्मेदार थी। परिस्थितियां क्या जिम्मेदार थी साहब? कि 19वीं शताब्दी क्या, आजादी के समय तक का जो अगर डेटा आप लीजिए जीवन प्रत्याशा का, तो सामान्य लोग की जीवन प्रत्याशा 32 साल थी। कितना? अब आदमी 32 साल जीवित ही रहेगा तो क्या 25 साल में शादी करेगा? वो 30 साल में शादी करेगा? अभी देखिए आपका मुन्ना भाई का आयु 22 साल हो गया है, आपका 23-24 साल हो गया है, इनका भी उतना ही होगा। तो अगर आप 19वीं शताब्दी में जीवित रहते तो आप तो अभी मृत्यु शैया पर रहते इस आयु में। आज मरेंगे, कब मरेंगे? तो आप अभी शादी करते, ऐसा संभव नहीं था। तो इसी जीवन प्रत्याशा में कमी के वजह से 19वीं शताब्दी या उसके पूर्व के काल में आम समाज में बाल विवाह प्रचलित था, ये व्यवहारिकता था। लेकिन चीज तो थी गलत। तो इसलिए बाल विवाह के परिवेश में बहुत सारे सुधारकों ने प्रयास किए कि जो 6 साल, 7 साल, 8 साल में शादी हो जा रही है, तो इस शादी का कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि उस पीरियड में शादी जिस उद्देश्य से किया जा रहा है वो उद्देश्य की जानकारी वर और वधु पक्ष दोनों को नहीं है, ये लड़का लड़की दोनों को नहीं है। और दूसरा कि सेंस भी नहीं कि पति पत्नी क्या होता है,
शादी बिना सेल्स वाले एज में हो गया, और जब सेल्स हुआ तो पता चला कि हमको ये पसंद ही नहीं है, दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती थी। फिर एक तीसरी बात यह थी कि शादी का जो उद्देश्य है उसका एक आयु होता है, उस आयु में अगर कच्ची आयु में विवाह हो जाता है और वो संबंध स्थापित होता है तो शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है, शरीर कमजोर होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है इस कंटेक्स्ट में। तो इन सभी कारणों से जो बाल विवाह था वो हर प्रकार से अनुचित था, उचित नहीं था। इसके लिए सबसे पहले जो प्रयास किया गया जिस व्यक्ति के द्वारा, वो व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन। याद होगा आपको, जो ब्रह्म समाज में तृतीय पीढ़ी के लीडर थे। और केशव चंद्र सेन इस चीज के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, आपको याद होगा कि 1870 ईस्वी में वो लंदन गए थे और लंदन में ब्रिटिश सरकार से निवेदन किया था। तो ब्रिटिश सरकार से निवेदन करने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया, यानी देशी, नेटिव का मतलब देशी विवाह कानून। क्लियर? इस देशी विवाह कानून में बालिका के लिए आयु 14 वर्ष और बालक के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। चूंकि इसे बनवाने में ब्रह्म समाज ने महती भूमिका निभाई थी, इसीलिए नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहा जाता है, यानी ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। क्लियर? तो चाहे नेटिव मैरिज एक्ट पूछे, चाहे ब्रह्म विवाह अधिनियम पूछे, दोनों का पीरियड कौन है? 1872, पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्लियर? अब देखिए दूसरा प्रयास, जीएस मालाबारी नाम है। क्या? जीएस मालाबारी। ये तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से हुआ था। ये जीएस मालाबारी, उन्होंने जो है प्रयास किया कि नहीं ये बहुत ऊंचा आयु कर दिया गया है, इसको और कम किया जाए। तो फिर एज ऑफ कंसेंट बिल पास हुआ, यानी आयु सहमति अधिनियम। एज ऑफ कंसेंट बिल का अर्थ हिंदी क्या हुआ? आयु सहमति अधिनियम, यानी वो आयु जिसमें विवाह के लिए सहमत हो जाना चाहिए। तो इसमें घटा करके फिर क्या कर दिया गया? बालिका के लिए 12 वर्ष और बालक के लिए 14 वर्ष। लेकिन ये तो उचित था नहीं, तो बहुत कम कर दिया गया था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सर हरबिलास शारदा के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने के अनुशंसा के आधार पे 1829 में एक नया मैरिज एक्ट बना, जिसको शारदा के अनुशंसा पे बना था, इसलिए इसको शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। 21 नहीं, गलत लिख दिया है, 29 है। 21 लिख दिया है तो गलत है, ये 1829। तो इसमें क्या फिर पुनः कर दिया गया, बालिका के लिए 14 और बालक के लिए 18 वर्ष। क्लियर? लेकिन इसको भारतीय समाज ने विरोध कर दिया कि इतना उम्र में शादी होता ही, और ये फुल फ्लेज में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अब अंतिम है स्त्री शिक्षा। तो ये ताज्जुब की बात है, स्त्रियों की शिक्षा देने के लिए प्रयास भारतीयों ने नहीं किया। सबसे पहले स्त्रियों को शिक्षित करने का सबसे पहला प्रयास ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया। ईसाई मिशनरियों ने इसके लिए 1819 में कलकत्ते में जो है वो तरुण स्त्री सभा की स्थापना की, यानी स्त्रियों के इन होल डेवलपमेंट के लिए। और इसी तरुण स्त्री सभा से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे J.E.D. बेटन। कौन? J.E.D. बेटन। इन्होंने बेटन ने 1849 ईस्वी में भारत का प्रथम कलकत्ता में बालिका स्कूल खोला। उसके बाद सक्रिय हुए भारतीय, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सर्वप्रमुख है, उन्होंने कुल 35 बालिका विद्यालय खोले। ठीक है। फिर महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी पंडित रमाबाई,
उन्होंने पुणे में सेवा सदन खोला। ये एक्चुअली में इनमें था कि बालिकाओं को या स्त्रियों को या विधवाओं को डॉक्टर बनाना, नर्स बनाना, शिक्षिका बनाना, यानी उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास जो है इसमें किया गया। फिर उसके बाद बीएस मालाबारी ने भी इसी उद्देश्य से 1908 में सेवा सदन सोसाइटी की बंबई में स्थापना की। कुछ गवर्नर जनरल की पत्नियों ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे लेडी डफरिन ने महिला मेडिकल सर्विस खोला। ये महिला मेडिकल सर्विस इसलिए खोला क्योंकि पहले जो जच्चा बच्चा या बच्चा जनने की जो परिपाटी थी वो गांव की दाई करती थी, इससे बहुत सारी स्त्रियां मर जाती थी। उसके बाद जो है वो साहब 1835 में जब कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया तो आधुनिक शिक्षा पद्धति, आधुनिक चिकित्सा पद्धति का श्री गणेश हुआ और इसमें पुरुष डिलीवरी कराते थे, महिला डॉक्टर थी नहीं और भारतीय महिला पुरुषों से डिलीवरी करना चाहती नहीं थी। तो इस मर्म को जो है इन्होंने समझा लेडी डफरिन ने, और उसके लिए महिला मेडिकल सर्विस मतलब नर्सों को, स्त्रियों को ट्रेनिंग दे करके डिलीवरी का नर्स बनाया जाता था। ठीक है, आज भी है ये कलकत्ते में। इसके बाद लेडी कर्जन ने स्कॉलरशिप फंड बनाया कि जो नर्सिंग का शिक्षा लेनी चाहती हैं और पैसा नहीं है उनको, तो इस स्कॉलरशिप के जरिए वो पढ़ सकती है। इसी प्रकार से लेडी हार्डिंग ने जो है वो दिल्ली में हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खोला। वो हार्डिंग मेडिकल कॉलेज आज भी दिल्ली में है और ये स्त्री शिक्षा के लिए है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज आप देखे होंगे तो गाइनों का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। तो छात्रों, ये सब चीजें हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमारे भारतीय नेताओं ने स्त्रियों के उत्थान या सुधार के लिए बहुत प्रयास किए और बहुत हद तक सफल रहे। कुछ प्रयास में सफलता मिली, कुछ में सफलता नहीं मिली, और कुछ मुद्दे तो ऐसे भी हैं जो अभी भी जो है वो ज्वलंत है, उसमें और कुछ करने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि शुरू में हमने कहा था कि एक प्रश्न समसामयिक रूप से ये बच जाता है कि आज स्त्रियों के अधिकार के साथ साथ पुरुषों के भी अधिकार की बात की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पे खास तौर से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, महानगर हैं, वहां स्त्रियां पूरी तरह से सशक्त हो गई हैं। तो जहां स्त्रियां पूरी तरीके से सशक्त हो गई हैं वहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरुषों के अधिकार का भी हनन हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में आपके परीक्षा में यह हो सकता है कि अभी तक तो ऐसा नहीं देखने में आया है, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था उभर करके सामने आ रहा है उसमें हो सकता है कि पुरुष सशक्तिकरण की भी बात आपसे की जाए, आपके इंटेलिजेंसिया को चेक करने के लिए। तो इस पर अपना मंथन करते रहिए, सोचते रहिए और कुछ मुद्दे को बनाते रहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास अंत होगा। कल हम लोग मिलेंगे तो ईसाई मिशनरियों की गतिविधि के साथ अपने अगले क्लास की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।